dear students, again welcome back in your class. Basically in this class we will talk about the bio of class 12th, and as you know that the chapter is going on molecular basis of inheritance. Okay, so today in this chapter we will discuss about the transcription, because we have already started the central dogma and we have completed the replication mechanism, and after that we have started the transcription, and in the transcription we have already discussed some basic differences between the first one, that is the replication, and this one, that is the transcription. So now we will see first of all the transcription unit, because if you understand the transcription unit very well, then you will be able to know or understand very well the transcription mechanism, because in the mechanism you will find the things that we are going to discussing. Okay, so let's start the transcription unit. So first of all, as we know that, and in the previous class I taught you that in case of transcription, first we see in case of DNA replication. So in case of DNA replication means replication में हमने देखा था कि क्या DNA के पूरी लेंथ, पूरा DNA रेप्लिकेशन करता था या फिर कुछ एक सेगमेंट आपका जो है वो रेप्लिकेशन करता था. इट मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे, मान लीजिए कि ये आपका एक डीएनए का होल लेंथ हम ले रहे हैं, ठीक है, और सपोज दिस इज अ डीएनए. सो इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन के केस में क्या ये पूरा का पूरा डीएनए ही रेप्लिकेशन करता है या फिर कुछ सेगमेंट, कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन आपका रेप्लिकेशन करता है. सो इन दैट क्लास देयर we have seen that in the case of replication the whole DNA replicate, पूरा DNA का लेंथ जो है वो आपका रेप्लिकेशन करता है और अपने ही जैसे DNA को वो बनाता है. मिस्टेक्स अलग बात है, ठीक है. बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एज आई टोल्ड यू इन द डिफरेंसेस, है ना, जैसा कि डिफरेंस जब हम लोग डिस्कस किए थे तो बताए थे कि ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो पूरा डीएनए का लेंथ ट्रांसक्राइब नहीं होगा, पूरा डीएनए का लेंथ ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाएगा. यानी कि डीएनए के कुछ सेगमेंट मान लेते हैं कि आपका ये सेगमेंट हम ले रहे हैं कि यहां से, ठीक है, मान ली यहां से हमने यहां तक लिया, कोई भी सेगमेंट ले सकते हैं. तो ये जो सेगमेंट होगा यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक के जो सेगमेंट हो गए, हम इसी सेगमेंट को देखेंगे कि यही आपका ट्रांसक्रिप्शन करता है. So we can also say the segment of DNA which undergoes the transcription, यही सेगमेंट जो आपका ट्रांसक्रिप्शन जा रहा है वो क्या है, यही है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. समझ गए? इट मीन्स कि ये तो आपका पहले से क्लियर था कि ट्रांसक्रिप्शन पूरा डीएनए नहीं करता है, कुछ सेगमेंट करते हैं, कुछ पोर्शन करते हैं, और जो पोर्शन आपका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जो सेगमेंट आपका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसी सेगमेंट को हम यहां कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ओके, तो वी कैन डिफाइन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लाइक दिस. So we can define the transcription unit like this. The segment of DNA that undergoes transcription means हम उसी सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहा है और करेगा. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। चलिए आई बात समझ में कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम किसे कहेंगे? तो बेसिकली डीएनए का वो सेगमेंट, वो पोर्शन, वो पार्ट जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करेगा, हम उसी सेगमेंट को सिर्फ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। ठीक है, तो आपके पूरे डीएनए में से हम लोग को यहाँ पे सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में ही जानना है। ठीक है, अब देखेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट मींस कि उस सेगमेंट में जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं उसमें भी अलग अलग एरिया होगा, अलग अलग रीजन होंगे। ठीक है, तो उसको डिवाइडेड किया जाता है कुछ अलग अलग रीजन में, जिसको हम यहाँ पे एज ए कंपोनेंट्स के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी और सब टॉपिक विल बी कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कंपोनेंट को। तो इसके कंपोनेंट को अगर हम देखें, ठीक है, इसके मेंबर को देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक फैमिली हो गया है और उस फैमिली में कौन कौन से मेंबर है, हम उस मेंबर को देखेंगे। तो जैसे ये मेंबर आपका फर्स्ट प्रोमोटर, एक मेंबर हो गया जिसका नाम हो गया प्रोमोटर। ठीक है, सेकंड जो होगी आपकी फैमिली वो हो जाएगी आपकी स्ट्रक्चरल जीन। और थर्ड जो फैमिली हो गया, मेंबर जो होगा, थर्ड फैमिली मेंबर, दैट इज द टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेगा हम एक, हमारे तीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक हो गया और उसके मेंबर हो गए आपके ये तीन, यानी कि एक प्रोमोटर हो गया, एक स्ट्रक्चरल जीन हो गया और आपका थर्ड हो गया टर्मिनेटर। अगर आप इस तीन के मीनिंग को अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो फिर आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी बहुत इजी तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है। ये आपका बेसिकली कंसेप्ट है आपके ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। प्रोसेस चाहे जैसे भी हो, बट आपको ये जो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रोमोटर आपको मिलेगा ही, स्ट्रक्चरल जीन भी मिलेगा और टर्मिनेटर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो कॉमन चीज होती है यही है वो कॉमन, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में या तो वो आपका सेल टू सेल वैरी करेगा, लेकिन ये वैरी नहीं करेगा। हर किसी सेल में आपको ये दिखेंगे ही, प्रोमोटर तो दिखेगा ही, स्ट्रक्चरल जीन भी दिखेगा और टर्मिनेटर भी दिखेगा। तो आइए इसको हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये आपका इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आते हैं एग्जाम इस तरह से लेवलिंग के लिए। to see how it looks like. तो हम पहले सबसे पहले डीएनए का दो स्ट्रैंड ले लेते हैं, मींस डीएनए बना लेते हैं। उसको हम नॉर्मली एक दो लाइन के रूप में लेते हैं। ठीक है, एक जो है हम यहाँ पे 3 प्राइम ले लेते हैं, तो दूसरा स्ट्रैंड हम ले लेते हैं 5 प्राइम। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो आपका एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, हम इसी को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। और दूसरा स्ट्रैंड लेंगे हम जस्ट उसके एंटी पैरेलल में, जिसकी पोलैरिटी हो जाएगी आपकी 3 प्राइम इधर हो जाएगा ऑपोजिट में और इधर हो जाएंगे 5 प्राइम। ठीक है, आपको पता होगा ना हम लोग 3 प्राइम और 5 प्राइम का मीनिंग क्या समझते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखेंगे कि मैंने तो ये डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया। ठीक है, अब इसमें देखना है हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को दिखाना है बेसिकली। तो हम ये बेसिकली डीएनए के उस सेगमेंट को लिए हुए हैं जिस सेगमेंट पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। हम उतना ही डीएनए का लेंथ यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको जितना कि आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे प्रोमोटर रीजन को। तो फिलहाल अभी हम आपको प्रोमोटर दिखाते हैं, इसके बाद बताएंगे।
ये डायरेक्शन हम इधर दे देते हैं। ये रहा आपका प्रोमोटर रीजन, ये हो गया प्रोमोटर, ठीक है। तो हम यहां पे इसको प्रोमोटर लिख देते हैं। ये नंबर 1 कंपोनेंट हो गया प्रोमोटर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे टर्मिनेटर, फर्स्ट एंड लास्ट। पहले उसको देख लें, हम लोग फिनिश कर लें। तो चलिए भाई, रेड सिग्नल होगा तो लास्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ रेड से हम लोग दिखा देते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे टर्मिनेटर होगा, हम यहाँ टर्मिनेटर लिख लेते हैं। ये आपका ले लेते हैं, नंबर 1 था ना, ये नंबर 3 ले लेते हैं। अभी 2 यहाँ पे दिखेगा। इस वाले पार्ट को यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल जीन ले लेते हैं। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच वाला पोर्शन हो गया स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और ये आपका हो गया नंबर 2 कंपोनेंट। 1 प्रोमोटर दिख रहा है, सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन हो गया, थर्ड आपका टर्मिनेटर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड, जैसा कि हम लोग बेसिक पहले क्लियर कर चुके थे ना, कि जैसे कि रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपका रेप्लिकेशन करते हैं और तब जाके डीएनए का 2 स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। बट लेकिन आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डिफरेंस को लेंगे तो वहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड आपका क्या करेगा, टेम्पलेट का काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे वो भी मैंने बताया था। अगर ऐसा करते हैं गलती से किसी तरह से, दोनों टेम्पलेट आपका जो है आपका टेम्पलेट बन जाता है और वो टेम्पलेट जब बनेगा तो 2 अलग अलग वो एमआरएनए बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 एमआरएनए बनेगा, मींस 2 एमआरएनए बनने के बाद क्या होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे की, और जिस वजह से दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड के जगह क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे तो दोनों आरएनए अलग अलग प्रोटीन को फिर बनाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स मैरिज जो इम्पॉसिबल जो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपका प्रोटीन का कोड फिर नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डीएनए में कोई एक स्ट्रैंड, कोई भी जरूरी नहीं है, कोई भी एक ही स्ट्रैंड आपका क्या करेगा ना कि टेम्पलेट का काम करेगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये वाले अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसके लिए आपको बताएंगे कि कैसे हम जानेंगे कौन सा टेम्पलेट और कौन सा नेक्स्ट वाला होगा, है ना। तो ये वाली जो स्ट्रैंड हो गई वो टेम्पलेट हो गई। और ये वाले स्ट्रैंड जो है हम यहां ले लेते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब स्टूडेंट्स डायग्राम का तो काम हो गया है, जो भी हम लेबलिंग करना था वो लेबलिंग भी कर दिए हैं। अब आती है आपको समझने की बारी। तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, और अगर एक बार में ना समझ पाए तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से रिप्ले करके आप इजीली यहां पे समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो समझ गए तो जैसा कि पहले बताया ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी समझने में आसानी होगी, है ना। चलिए यहां पर अगर हम स्टार्ट करें तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। पहला पॉइंट कि डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा, क्यों होगा वो भी हम लोग डन कर चुके हैं, ठीक है। अगर यहां देखेंगे सेकंड स्टेप ये भी क्लियर कर चुके हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होगा वो आपका रेप्लिकेशन के जैसा सेम होगा, मींस डायरेक्शन सेम होगी। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो डायरेक्शन होता था आपका नया डीएनए सिंथेसिस होने का, दैट इज 5 प्राइम टू द 3 प्राइम, है ना। तो उसी के जैसा सेम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की भी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा आपका 5 प्राइम टू द 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगी। तो यहां पर ये देखिए कि मान लीजिए कि एक स्ट्रैंड जिसको हम टेम्पलेट मान रहे हैं ये आपका टेम्पलेट है, तो ऑब्वियसली जो टेम्पलेट होगा उसी के जो जेनेटिक कोड होंगे उसी के आपका देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जेनेटिक कोड बनेगा जो एमआरएनए पर आपका लोकेटेड होगा, है ना। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इट मींस कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन हो रहा है 3' to 5,
टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन हो रहा है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम लोग कि जो mRNA की डायरेक्शन होगी, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे mRNA बन रहा है, ये ग्रीन कलर लेते हैं इंडिकेट करने के लिए, तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे ये मान लेते हैं आपका डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये मान डायरेक्शन हो रहा है, ले लेते हैं। तो जब ये 3 प्राइम इसका पोलरिटी है तो जस्ट इसके ऑपोजिट जो ये आपका स्ट्रैंड बन रहा है, डायरेक्शन को दिखा देते हैं हम इससे, तो ये आपका क्या बन गया, ऑब्वियसली ये 5 प्राइम हो रहा है, और जब ये आपका यहां आएगा तो ये बन जाएगा 3 प्राइम। ठीक है, तो यहां पर ये देखना है कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का जो आपका डायरेक्शन है दैट इज द सेम जो आपका रेप्लिकेशन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो भी कोडिंग सीक्वेंस होगा, अब यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस को एक बार देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि डीएनए टेम्पलेट पे इस जगह में ए है, ठीक है, इस जगह में मान लीजिए कि टी है, इस जगह में सी है, इस जगह में जी है, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं जी, फिर हम यहाँ ले लेते हैं मान लीजिए सी, फिर यहाँ मान लेते हैं हम ले लेते हैं आपका ए। तो ये देखिएगा कि जो एमआरएनए न्यू बनने जा रहा है, जो न्यू एमआरएनए बनेगा उस पे जो आपका कोड होगा वो आपका बेस जो होगा वो आपका क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी ए के साथ किसका बॉन्डिंग होता है तो टी का बॉन्डिंग होता है। लेकिन ये हमने पढ़ा था कि डीएनए के केस में ए का बॉन्डिंग आपका टी के साथ होगा, लेकिन जहां आरएनए आ जाएगा वहां पे आपका टी क्या होगा, नहीं होगा, और टी के जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, दैट इज द यूरेसिल। तो यहाँ पे आना था टी को, लेकिन ये स्ट्रैंड बन रहा है एमआरएनए यानी कि आरएनए, तो इसमें आपका टी के जगह यू आ जाएगा, यू आ गया। अब यहाँ पे टी था तो टी के साथ तो ऑब्वियसली आपका ए होगा, सिर्फ यू और टी एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, बाकी सारे के सारे वही रहेंगे। तो सी के अपोजिट यहाँ जी होना चाहिए, तो जी के अपोजिट सी होना चाहिए, तो सी फिर होगा, फिर यहाँ जी होगा, फिर यहाँ पे आपका ए है तो टी की जगह पे यू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे नया जो एमआरएनए बनेगा उसका ये जेनेटिक सीक्वेंस होगा, बेस का सीक्वेंस होगा जो मैच करेगा इस वाले से। देखिए कैसे मैच करेगा, तो यहाँ अगर डीएनए है, फिलहाल मान लेते हैं डीएनए अभी एमआरएनए नहीं है, तो एक स्ट्रैंड ए है तो दूसरे स्ट्रैंड पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा, इट मींस यहाँ टी होगा, टी है तो इस वाले में ए होगा, सी है तो यहाँ आपका जी होगा, जी है तो सी होगा, फिर जी है सॉरी तो सी होगा, सी है तो जी होगा, ए है तो फिर आपका टी होगा। तो अब यहाँ मैच कीजिएगा तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, या अभी मान लेते हैं कि ये कोडिंग स्ट्रैंड नहीं है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हुआ अब बन गया एमआरएनए, और डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका नाम अभी हम नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसके कोड को, उसके बेस को अब हम मैच करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या कि वो पूरा मैच हो जा रहा है, पूरा मैच हो जा रहा है। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि जो यहाँ पे टी था उस टी की जगह में यू आ रहा है, भाई ये तो होना ही था, कुछ तो डिफरेंस होना ना। तो यहाँ पे आपका थायमिन की जगह आरएनए के केस में यूरेसिल होती है। बाकी देखिए यहाँ ए है मैच कर रहा है, जी मैच कर रहा है, सी भी मैच कर रहा है, सारे के सारे मैच हो जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ टी और यू को छोड़कर। तो आप कह सकते हैं कि जो न्यू सिंथेसिस होता है आपका इस एमआरएनए का, उस पर जो बेस होते हैं, जो जेनेटिक कोडिंग का सीक्वेंस दिख रहा है वो आपका सेम डीएनए के दूसरे वाले, जिसको हम यहाँ पे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कह सकते हैं ना, एक को टेम्पलेट कहेंगे हम तो दूसरे वाले को नॉन टेम्पलेट कह सकते हैं। तो नॉन टेम्पलेट में अब नाम इसका पड़ता है कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसका जो कोड होगा वो नए बनने वाले एमआरएनए के सेम टू सेम होगा। तो इसको हम यहाँ पे और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि सेंस कोडन भी कह सकते हैं, सेंस, ठीक है, सेंस कोडन भी कह सकते हैं, सेंस कोडन नहीं मतलब तो कोडन अलग हो जाएगा, लेकिन सेंस स्ट्रैंड कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इसके अपोजिट यहाँ पे आपका आ जाएगा, सेंस यहाँ है तो यहाँ एंटी सेंस हो जाएंगे। तो इसलिए टेम्पलेट के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एंटी सेंस हो जाएगा, एंटी सेंस स्ट्रैंड हो जाएगा, है ना, इस तरह से यहाँ पे। और इसको कोडिंग है तो कोडिंग का ऑपोजिट कर दीजिएगा तो एंटी कोडिंग भी हो जाएगा आपका, एंटी कोडिंग स्ट्रैंड भी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये नाम होते हैं। तो चलिए कुछ तो कुछ यहाँ पे आप समझ गए होंगे।
अब यहाँ हम लोग को समझना है कि प्रोमोटर क्या होता है और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है। आपको टेम्पलेट और ये आपका कोडिंग समझ में आ गया है, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का वो स्ट्रैंड होता है जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जो एमआरएनए को बनाएगा। तो यहाँ ये बना रहा तो ये टेम्पलेट है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या ये टेम्पलेट ये बन सकता है? अगर डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट है तो क्या हम इसको टेम्पलेट कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं, क्योंकि अब आपको जानना होगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड बनने का क्या रीजन है, क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, क्या अब इसके पास होना चाहिए ताकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बन पाए, है ना। तो उसके क्राइटेरिया पे आप जाएंगे तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो डीएनए स्ट्रैंड जो होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए। तो अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम आप देखेंगे तो एक तरह से नीचे वाले स्ट्रैंड को भी आप जरा देखिए तो आपको ये भी मिलेगा कि ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, लेकिन डायरेक्शन को चेंज करके। अगर हम इधर से देखते हैं तो ये भी तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रहा है और ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये हम लोग समझ लें कि आपका जो भी स्ट्रैंड 3 से 5 की तरफ होगा हम उसको टेम्पलेट कहेंगे, तो फिर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि यार 3 प्राइम तो ये भी है और 3 प्राइम तो ये भी है, अब हम कैसे समझेंगे? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को आपको देखना पड़ेगा, है ना। और उसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपके सेलर होते हैं जो आपके क्या बोलते हैं शिप में, है ना, सी ओशन में जो वाटर बॉडी होते हैं वहां पे जो सेलर बड़े बड़े नाव जो चलते हैं, नाविक लोग चलाते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ डिवाइस रखते हैं ना जिससे वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर सके कि उसको किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका टेम्पलेट में डीएनए में जो टेम्पलेट बनेगा उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर स्टैंड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वो डायरेक्शन कौन देगा यहाँ पे? दैट इज प्रोमोटर देगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा, ठीक है, वो स्ट्रैंड होगा जिधर आपका यहाँ पे प्रोमोटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो प्रोमोटर जो होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम में होगा। ध्यान देना है कि प्रोमोटर जो होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम में होगा, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और वैसा 3 प्राइम जहां प्रोमोटर है तो हम इसको यहां पर कहते हैं आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे देखिएगा आपके इस वाले में 3 प्राइम है और यहां भी 3 प्राइम है, बट प्रोमोटर कहां पे है? यहां तो नहीं है, प्रोमोटर आपको यहां दिख रहा है। इट मींस कि ये वाला स्ट्रैंड जो होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। जब टेम्पलेट आप आराम से पहचान लेंगे तो इजीली आप कोडिंग को भी पहचान जाएंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा वो हो जाएगा आपका कोडिंग स्ट्रैंड, जो आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है, ठीक है। चलिए अब यहां हम लोगों को डिटेल से देखना है कि प्रोमोटर होता क्या है, ठीक है। अब हम प्रोमोटर की बात करते हैं। फिगर अभी रहने देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोमोटर है ना, तो प्रोमोटर से क्या पता चल रहा है? प्रमोट करने वाला, है ना, प्रमोट करने वाला। तो यहां पे क्या चीज का प्रमोट होगा? यहां पे जो प्रमोट हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का, ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म का प्रमोट हो रहा है ना। तो यहां पे कोई है जो क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, दैट इज द प्रोमोटर। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि द पॉइंट ऑन द डीएनए में वैसा पॉइंट या वैसा कोई प्लेस या वैसा कोई रीजन, यानी कि आप डीएनए में, यानी कि हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में भी कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो ऐसा रीजन, वो ऐसा प्लेस जहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं से आपकी कोई भी व्हीकल्स, जैसे बस हो या ट्रेन ले ले या फिर आप एरोप्लेन ले ले, कहीं ना कहीं इसको सोर्स होगा ना जहां से वो स्टार्ट होगी। तो ये समझिए सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन आपका टेक ऑफ करने वाला है ना। तो जस्ट ये प्रोमोटर हम एज अ सोर्स के रूप में इसको समझते हैं। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं
promoter the point on DNA from where the transcription process starts और इनिशिएट्स, तो हम इसको यहां पे प्रोमोटर रीजन कहते हैं। अब प्रोमोटर की लोकेशन की बात करते हैं कि प्रोमोटर का लोकेशन क्या होगा। ठीक है, प्रोमोटर की लोकेशन की बात करें तो उसका लोकेशन क्या होगा। तो जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि प्रोमोटर कहां लोकेट होता है, तो प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द 3 प्राइम ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। प्रोमोटर जो होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम में लोकेटेड होगा। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो एक लाइन वहां लिखी हुई है कि प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द स्ट्रक्चरल जीन, मींस एट द 5 प्राइम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब देखिए होता क्या है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड आपका डीएनए का वो स्ट्रैंड है जो बेसिकली मेन काम को कर रहा है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से काम को करने वाला टेम्पलेट होता है। ये कोडिंग तो फालतू बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सारा मेहनत कौन कर रहा है, टेम्पलेट कर रहा है, काम ये टेम्पलेट कर रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि काम ये कर रहा है टेम्पलेट, तो हम लोग टेम्पलेट को वैल्यू देते हैं ना कि वाह क्या टेम्पलेट है, क्या काम कर रही है, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना रहा है ना। तो यहाँ पे मेन काम टेम्पलेट कर रहा है, तो इसका सब बहुत नाम लेते हैं कि काम करने वाला को तो सभी जगह नाम होते हैं ना, भाई ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। अब देखिए ना, जो काम नहीं करते हैं, जो ऐसे ही मुफ्त बैठे हुए रहते हैं, खाना मिलता है खाता मुफ्त की, ऐसे वैसे करते हैं, उसकी कहीं वैल्यू होती है, कोई इज्जत होती है, नहीं होगी। तो इसीलिए ना इस कोडिंग का कोई वैल्यू होता नहीं है। मैं तो सारा वैल्यू तो ये ले जाता क्योंकि ये काम कर रहा है ना। तो अब क्या हुआ कि कोडिंग स्टूडेंट सोचा कि भाई ये तो काम कर रहा है, इसकी तो वैल्यू हो गई है ना, लेकिन मैं तो कोई काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है और मेरी कोई वैल्यू भी नहीं हो रही है, लोग इज्जत ही नहीं कर रहे मुझे। तो फिर ये उससे कहता है कि ये काम कर कि तुम अपना काम करो। ये कहता है टेम्पलेट को कि यार तू अपना काम कर टेम्पलेट को, लेकिन ना एक काम करना, जो नाम जो लेंगे ना लोग, नाम जो लेंगे लोग ना, तो एक काम करना मेरे रिस्पेक्ट में लेना। कोडिंग स्टूडेंट कहता है कि जो नाम होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए, मेरे रिस्पेक्ट में होना चाहिए। थोड़ा सा इसी बहाने थोड़ा मेरा नाम आ जाएगा, थोड़े से लोग इज्जत तो करेंगे। इज्जत पाने के लिए क्या क्या नहीं करनी पड़ती है बताइए। तो ये कोडिंग बोला कि आप काम करो तो काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो नाम जो लोग लेंगे या जो नाम लेना है प्रोमोटर का, तो मेरे रिस्पेक्ट में लेना, तो थोड़ा सा इसी बहाने मेरा भी थोड़ा सा इज्जत कुछ बच जाएगा ना। ठीक है, तो टेम्पलेट सोचा ठीक है चलो कोई बात नहीं है ना, हम काम कर देते हैं, नाम तुम्हारा आगे रोशन कर देते हैं। तो चलिए नाम कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द 5 प्राइम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन का मतलब हो गया विद द रिस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। समझ रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल जीन जो हो गया विद द रिस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो अगर हम कह रहे हैं कि 5 प्राइम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, इट मींस आप समझिए कि 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। समझ गए ना। तो एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है। तो जो हम पहले बताएं कि प्रोमोटर आपका टेम्पलेट के 3 प्राइम में होता है, तो क्या गलत बताएं, सही तो है ना। टेम्पलेट के केस में तो 3 प्राइम हो ही गया, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल जीन के केस में हम बताएं तो आपको ये 5 प्राइम ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय स्ट्रक्चरल जीन हम टेम्पलेट के अगेंस्ट में और रिस्पेक्ट में नहीं लेते हैं, हम इसके रिस्पेक्टिव में लेते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्टिव में। इसी बहाने कोडिंग थोड़ा सा खुश तो हो जाए, है ना। चलिए, तो अब ये स्ट्रक्चरल जीन क्या हुआ, तो ये भी आपको हम बता दें कि स्ट्रक्चरल जीन आपका हो गया कि प्रोमोटर को साइड कर दीजिए, टर्मिनेटर को भी साइड कर दीजिए, और बीच में जो आपके जीन बच गए जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, हम उसी को यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और इस स्ट्रक्चरल जीन का समझिए कि 2 पार्ट हो गया, एक इधर हो गया टेम्पलेट वाला, इधर हो गया आपका कोडिंग वाला, लेकिन नाम आता है किसका, कोडिंग का नाम आता है। ये नाम ले लिया, ठीक है, काम किया किसी और ने, नाम लिया किसी और ने,
तो अब आप यहाँ पे लोकेशन लिख सकते हैं ना, बता सकते हैं ना। तो देखिए हम लोकेशन को यहाँ लिख सकते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। लोकेटेड एट 3 प्राइम ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, या फिर इसको हम लिखेंगे लोकेटेड एट 5 प्राइम ऑफ द स्ट्रक्चर जीन, 5 प्राइम ऑफ द स्ट्रक्चर जीन, यहां ब्रैकेट में बस मेंशन कर दीजिएगा रिस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, रिस्पेक्टिव ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये आपका लोकेशन हो गया। इसीलिए प्रमोटर के लोकेशन को पूछा जाए ना कि आपको अगर आए, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन आपके बेसिक है ना, कंसेप्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि द प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द, आपको दिया जा सकता है क्योंकि आपको देखने से लग रहा है कि 3 प्राइम है ना, 3 प्राइम में लोकेटेड है प्रोमोटर, आपका डायरेक्शन इधर हो रही है ना स्टार्टिंग, लेकिन आपको ऑप्शन में जहां ये मिलेगा कि 5 प्राइम ऑफ द स्ट्रक्चर जीन, तो आपको उसी को टिक करना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका प्रोमोटर रीजन। अब प्रोमोटर रीजन में हम देखेंगे कि डीएनए के कुछ सीक्वेंस होते हैं, आखिर है तो डीएनए का पार्ट, ऑब्वियसली कुछ सीक्वेंस होगा बेस पेयर का, होगा ना बेस पेयर के सीक्वेंस। तो अब यहां आपको बताएंगे कि प्रोमोटर रीजन में कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसमें आपका ना TA मींस AT रीजन, AT रिच रीजन होता है। A फॉर एडिनिन, क्या बोलते हैं उसको, एडेनिन, और T स्टैंड्स फॉर क्या बोलते हैं इसको, थायमिन, है ना। तो A और T का जो आपका रीजन है ना वो ज्यादा उसमें रिच है, भरा हुआ है, AT ज्यादा भरा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं हम लोग जो टीवी लगाते हैं ना, तो आजकल बहुत सारे चैनल्स लगाते हैं हम लोग, एंटीना लगाते हैं, डिश टीवी लगाते हैं, उस तरह एक मार्केट में और भी आती है ना कंपनी जिसकी छतरी लगा लो तो आप, आपके केबल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उसी में से रिचार्ज करो और चलाते रहो ना। टाटा स्काई, यस टाटा स्काई ना। चलिए तो यहाँ पे वो टाटा बॉक्स होती है और टाटा स्काई नहीं होती है, लेकिन आप उसके रिस्पेक्टिव में याद रख सकते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोमोटर रीजन में जो है ना बेसिकली आपका यहाँ पे एडिनिन और थायमिन का भरा हुआ रहता है रीजन, यानी कि इट इज रिच इन AT रीजन, सिंपली इट इज रिच इन AT मीन्स एडिनिन और आपका थायमिन, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम ये प्रोमोटर दिखाएं और यहाँ पे हम पूरा AT दिखा देते हैं, मान लीजिए A है, T है, A है, T है, A है, T है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसको यहाँ क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स। इट इज रिगार्डेड एज टाटा बॉक्स। तो ये टाटा बॉक्स का मतलब हो गया कि उस सेगमेंट में ना बेसिकली TA पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसको ना टाटा कहते हैं हम लोग, ठीक है। इस टाटा बॉक्स को एक्चुअली प्रोकैरियोट के केस में हम लोग कुछ अलग नाम देते हैं, क्योंकि उनका साइंटिस्ट जो है ना उनको डिस्कवर किए थे, तो भाई वो इतना मेहनत करके डिस्कवर किए तो भाई नाम भी उन्हीं का देना होगा ना। चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका नाम एक प्रिग्नो बॉक्स होता है, प्रिग्नो बॉक्स होता है जो प्रोकैरियोट के केस में होता है, P फॉर प्रिग्नो और P फॉर आपका प्रोकैरियोट। तो ये प्रोकैरियोट के केस में होगा, और इसी का और एक नाम है जिसका नाम हो जाता है आपका ऑप्शन, एक सेकेंड थोड़ा सा, ऑर्गेनेस। हाँ यहां अगर हम आंसर कर दें तो थोड़ा सा लिख भी देते हैं हम,
प्रोकैरियोट्स, यानी कि जो आपके टाटा बॉक्स होते हैं ना, उसी का यहाँ पे नाम है प्रोकैरियोटिक के केस में आपका प्रिग्नो बॉक्स, जैसे कि साइंटिस्ट उनको डिस्कवर किए थे प्रिग्नोस, है ना, उनके नाम से पड़ा है। और आपका यूकैरियोटिक में वही बॉक्स को अब हम नाम देते हैं हॉगनेस बॉक्स, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता चल गया। अब आपको बता दें, थोड़ा सा हम अलग आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आपको बता दें। लेकिन एक चीज एनसीईआरटी में जरूर दिया, आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे माइनस प्लस का साइन आप देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको हम दिखा दें। मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ आते हैं जनरल मैथ्स के बारे में, तो हम लोगों ने सभी को मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। तो नंबर लाइन पे आपकी एक पॉइंट जीरो होती है जो न्यूट्रल होती है ना। तो सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से मान लेते स्टार्ट हो रहा है, तो यहां हम मान लेते हैं कि ये जीरो है, ये जीरो मान लेते हैं, क्योंकि इधर जाएंगे अब क्या होगा, अगर हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो इट मींस कि आपका प्लस होगा। नंबर लाइन पे ये होता है ना, अगर हम राइट ना, हाँ राइट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे जीरो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके बाद इसके पहले वाले सारे के सारे माइनस होंगे, तो ये -1, -2, -3, -4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि ये जो रीजन होता है टाटा बॉक्स, वो आपका -10 वाले रीजन में आती है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे माइनस आपके अलग अलग लेबलिंग होती है, तो यहाँ -1 से लेकर आगे बढ़ते जाता है, और जितने भी जाएंगे सब माइनस में आएंगे, क्योंकि हम जीरो को मान रहे हैं न्यूट्रल, तो इधर जाएंगे सब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि टाटा जो है ना वो -10, इसलिए कहीं किसी बुक में देखेंगे आप कि लिखा रहता है -10 वाले पॉइंट पे आपका वो टाटा बॉक्स है। तो एक और बॉक्स होती है जो आपकी -30 और 33 के आसपास होती है ना। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे बेस के सीक्वेंस होते हैं ना, उसी सीक्वेंस में देखा जाए तो अलग अलग यहाँ पे ये पॉइंट बनती है जहाँ पे वो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब कुछ खास नहीं है, बस आपको बस बता दिया कि थोड़ा सा जब जान ही रहे तो और जान लें, है ना। चलिए, तो यहाँ आपका प्रोमोटर आई थिंक आपका क्लियर हो गया है कि प्रोमोटर बेसिकली एक साइट होता है जहां से इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एरो दिख रहा है ना, स्टार्टिंग का इधर जाएगा। और प्रोमोटर लोकेटेड होता है आपका 5 प्राइम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन बेसिकली उस जीन को कहते हैं जो आपका ट्रांसक्रिप्शन कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये आपका टेम्पलेट हो गया, तो स्ट्रक्चरल जीन का ही ये पार्ट हुआ, यानी ये पूरा पार्ट प्रोमोटर और टर्मिनेटर को छोड़ करके, है ना। प्रोमोटर में जो रीजन होती है वो बेसिकली टीए रीजन होगी, जो बेसिकली हम इसको टाटा बॉक्स कहते हैं, और जिसका प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में अलग अलग नाम है। तो यहां तक आपका क्लियर है, समझ गए। अगर आपको कुछ यहाँ प्रॉब्लम होगी ना तो आप आराम से वीडियो को फिर से रिप्ले करके आप देख सकते हैं, जब एक बार रिकॉर्ड हो जाए तब, अभी तो नहीं होगी ना। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्ट्रक्चर जीन तो खैर हम लोग को ज्यादा उस पर देखना नहीं, ये तो हम लोगों ने क्लियर कर चुका है, बस एक बार आपको हम रिपीट कर दें। लेकिन मेन हम लोग को अब यहाँ पे टर्मिनेटर को देखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर जीन में ज्यादा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर जीन आपको बता दें कि स्ट्रक्चर जीन में हम लोग बेसिकली टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को देखते हैं, जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, है ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 से 5 प्राइम वाले को कहते हैं, यानी कि वो स्ट्रैंड जिसमें आपका वहां पे प्रोमोटर चिपका हुआ रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट। उसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जो नया एमआरएनए बनेगा उसके जितने भी बेस होंगे, जो बेस के सीक्वेंस होंगे, यानी कोड जो होगा वो आपका इस कोडिंग सीक्वेंस यानी इस कोडिंग स्ट्रैंड के सेम होगा और उसके एंटी पैरेलल होगा, है ना। तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर जीन में बता चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट का, टर्मिनेटर। आ जाइए टर्मिनेटर। टर्मिनेटर शायद कुछ मूवी के भी नाम है ना, शायद कुछ हॉलीवुड मूवी के भी नाम है टर्मिनेटर। लोग बहुत बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, देखते भी हैं, है ना। टर्मिनेटर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत सारे निकलते हैं। तो आइए इस टर्मिनेटर को भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये टर्मिनेटर। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है टर्मिनेटर इंग्लिश वर्ड है, टर्मिनेट से बना है टर्मिनेटर। इसमें यहाँ पे आपका टर्मिनेशन हो रहा है ना। टर्मिनेशन मींस उसका जॉब खत्म हो रहा है, उसकी नौकरी खत्म हो रही है, उसका काम खत्म हो रहा है। तो यहाँ काम क्या था, जॉब क्या था और नौकरी क्या थी, ट्रांसक्रिप्शन थी, है ना।
ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे क्या है, आपका जॉब है, आपका नौकरी है, आपका सब कुछ है, आपका मीन्स सेल के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस का जो एंडिंग होगा, भाई कोई काम जब शुरू हो रही है, अगर कोई प्लेन अगर टेक ऑफ कर रहा है, मतलब कि अगर उड़ रही है, स्टार्ट किया उड़ रही है, तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं लैंड तो करना ही है ना। कोई भी ट्रेन अगर कहीं से भी खुलेगी तो कहीं ना कहीं उसको रुकना तो पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये प्रोसेस जब स्टार्ट हो रही है तो उसको एंड भी होना पड़ेगा, और वो एंडिंग पॉइंट, वो लास्ट स्टेशन जहां पे उतरना है, जहां पे आपका लैंड होना है, दैट इज द टर्मिनेटर। प्रमोटर इज द सोर्स एंड टर्मिनेटर इज द लास्ट एंडिंग पार्ट। तो आइए टर्मिनेटर को देखते हैं कि हम लोग यहां क्या कह सकते हैं। इट इज द रीजन where transcription stops, यानी पूरा फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है प्रोसेस, तो उसको हम यहाँ पे टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये रहा टर्मिनेटर। अभी ये देखना है कि यहाँ पर क्या मैकेनिज्म होती है, किस तरह से आपका ये टर्मिनेटर में जो मैकेनिज्म है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, वो हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तब डील करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां हम आपको बता दें कि टर्मिनेटर जो होगा वो आपका ऐसा रीजन होता है जहां पे आपके डीएनए आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, वो आपका फाइनली वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, और जितना भी आरएनए आपका बन जाएगा, जितना भी एमआरएनए आपका बन गया है, वो सारा वहां से फिर सेपरेट होके डीएनए से अलग हो जाएगा, है ना। तो ये टर्मिनेटर आपका रीजन होता है। और इसकी अगर पोलैरिटी आप देखेंगे, इसकी पोलैरिटी देखेंगे तो क्या होती है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में आप देख रहे हैं कि ये 5 प्राइम की तरफ है ना। और अगर आप देखेंगे, बात करेंगे स्ट्रक्चरल जीन में विद द रिस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो 3 प्राइम हो गए यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका टर्मिनेटर है। और एक चीज आप देख सकते हैं, आपकी बुक में ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भी लिखाया गया है, इससे भी जरा देख लीजिए कि क्या है अपस्ट्रीम, क्या है आपका डाउनस्ट्रीम। तो हम यहाँ पे इधर लिखते हैं अपस्ट्रीम और इधर हम देते हैं डाउनस्ट्रीम। यानी कि क्या हो रहा है कि प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, मींस प्रमोटर है, यहां नहीं, यहां है, प्रमोटर है। तो ये देखिए एरो बना हुआ है, एरो का मतलब इधर जा रहा है ना, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है ना अपस्ट्रीम हो गया, और ये नीचे की तरफ डाउन की तरफ जा रहा है, दैट इज द डाउनस्ट्रीम, है ना। तो ये आपका प्रमोटर वाला रीजन इधर आपका अपस्ट्रीम कहलाएगा, और टर्मिनेटर वाला जो रीजन होगा वो डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका प्रमोटर अपस्ट्रीम तरफ होता है, टर्मिनेटर आपका डाउनस्ट्रीम तक होता है। ठीक है, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नाउ इट इज कंप्लीट, है ना। अब यहां पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म को देखेंगे, और उस मैकेनिज्म में हम इसी प्रमोटर का, इसी स्ट्रक्चरल जीन का, इसी टेम्पलेट का, और इसी कोडिंग का, इवन इसी टर्मिनेटर का बात करेंगे, है ना। वहां हम लोग कोई और नया सेगमेंट नहीं लाएंगे। तो ये क्लियर हो जाने से ना वहां मैकेनिज्म को समझने में बहुत आसान हो जाती है। अब बस हम लोगों का मशीनरी पार्ट देखना है कि कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कैसे एंजाइम्स आपके बाइंड होते हैं, कैसे एंजाइम्स वहां पे ब्रेक होते हैं, ठीक है, किस तरह से आरएनए का एलोंगेशन होता है, जो भी हम देखेंगे, ठीक है, वो तो हम अभी बताएंगे ही, नो प्रॉब्लम। चलिए तो इसको फिनिश कर किया जाए।